वेलकम टू पाठशाला जेई एंड नीट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो सबसे प्यारा बेस जो बनाता है वो चैप्टर कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी तो ऑर्गेनिक में आपको हाइब्रिडेशन समझ नहीं आएगा, रेजोनेंस समझ नहीं आएगा, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। और अगर आपने इनऑर्गेनिक में भी इसको अच्छे से पढ़ा नहीं, समझा नहीं कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या होता है, एमओटी क्या होता है, उनके बारे में नहीं पढ़ा तो ये आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट भी खराब कर देगा। तो मतलब 30 to 40% जो हमारा चैप्टर कंप्लीट करता है वो कौन करता है? केमिकल बॉन्डिंग करता है। तो बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ से इस चैप्टर को पढ़ना है। पेन कॉपी अपने निकाल लीजिए और उसमें अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम एनसीईआरटी बेस पे देखें तो ये बहुत ही नॉर्मल छोटा सा चैप्टर है, बट हम केमिकल बॉन्डिंग को आईआईटी और नीट के बेस पे देखें तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से ही कुछ मिलाते जुलाते जो चैप्टर्स है, दूसरे चैप्टर है, उनमें इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है और आगे उन टॉपिक से रिलेटेड क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं हमारे जेईई मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में और हमारे जेईई के एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो केमिकल बॉन्डिंग हमें नाम से पता पड़ रहा है, यहाँ पे हमें क्या केमिकल्स के बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जेम्स बॉन्ड के बारे में नहीं हमारे रिलेशनशिप के बॉन्ड के बारे में, फैमिली के बॉन्ड के बारे में, किसके बॉन्ड के बारे में? केमिकल के बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। केमिकल के बॉन्ड के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड्स वेरियस कांस्टेंट टुगेदर in different chemical species is called chemical bond। इसका कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। जैसे आयनिक होगी तो वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक, कोवेलेंट होगा, उसके अंदर कौन सी बॉन्ड होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, ठीक है, उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? डिफरेंट वेरियस कांस्टेंट टुगेदर क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? केमिकल स्पीशीज से केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हो, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, देखिए। जैसे हमने हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, तो यहां पर क्या मिल गया हमें? ट्वाइस ऑफ HCl। तो यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन के पास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो यहां पे क्या होगा? ये कंबाइन होगा, वो कंबाइन होकर क्या बना देगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ओके स्टूडेंट, अब जैसे यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करा हमने? हाफ डाला दिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, Na है, सोडियम है। सोडियम को हमने किससे रिएक्ट करा है? क्लोरीन से, ठीक है। सॉलिड और गैस से रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया यहाँ पर? NaCl। तो यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स, आयनिक बॉन्ड बनेगी यहाँ पर। जैसे आपने NaCl क्या होता है? सॉल्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? एक सॉल्टी फॉर्म में होता है, ठीक है, हार्ड फॉर्म में होता है, जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं, ठीक है। तो NaCl किससे बनता है? ये हमारे सोडियम और क्लोरीन से मिलकर, ठीक है। सोडियम क्या होता है? हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है और क्लोरीन क्या होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, क्या बनता है? NaCl बनता है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी बॉन्ड होती है? आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको समझ आई कि डिफरेंट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या बनाएंगे? एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स होती है, उन केमिकल बॉन्ड्स के बारे में ही इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, मैं इस स्लाइड को इसको हटाने वाला हूं मैं इसको, आप इसको अपना कॉपी में लिख लीजिए। तो
तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं? एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 117 एटम्स है, एलिमेंट्स है। आपने देखा होगा हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है? 117। बट हमारे पास थाउजेंड एंड लैक्स और करोड़ क्या हमारे पास है? मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स से, जैसे आयनिक होगी, कोवेलेंट होगी, कोऑर्डिनेट होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग से क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हमारे पास लाखों करोड़ों हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शंस अवेलेबल है, केमिकल बॉन्ड्स अवेलेबल है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है हमारे पास। इसलिए हम क्या करते हैं? एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। Why do some atoms combine in certain form? क्या बोल रहे हैं? Why do some atoms combine in certain form? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये कंबाइन हुआ, H2O2 बन गया, ठीक है, ये तो कंबाइन हो गया। ये इसी फॉर्म में क्यों कंबाइन हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? Why some atoms combine in not certain फॉर्म? H2O2 और H2O2 ये क्यों बना? ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों बना? हाइड्रोजन क्यों बना? जो हमारा बहुत हम यूज करते हैं वाटर, ये क्यों बना? ऐसा क्यों नहीं बना H2O5, ठीक है, H7O12, ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना? ठीक है, यार ये कॉम्बिनेशन क्यों बना? इनका स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों आया? ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। एक स्ट्रक्चर के बारे में, व्हाई एटम्स हैव सर्टेन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सर्टेन स्ट्रक्चर क्यों होता है? जैसे कि H2O हो गया, ठीक, इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया? O2 हो गया। O2 इस तरह ही क्यों कंबाइन हुआ? ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्म में ही क्यों कंबाइन हुआ? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? CO2 किस तरह से कंबाइन होता है? CO2 इस तरह से ही क्यों कंबाइन हुआ हमारा? ठीक, HCl होता है, HCl ये हमारा Cl हो गया या हाइड्रोजन हो गया, NaCl है, NaCl आयनिक बॉन्डिंग से ही क्यों कंबाइन हुआ? ठीक है, इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग से कंबाइन होता है। तो ये किस तरह से ये कंबाइन हुआ? ठीक, CH4 अपना CH4 इस तरह से क्यों कंबाइन हुआ? NaCl इस तरह से क्यों ही कंबाइन हुआ? इनकी शेप इस तरह से क्यों है? CO2 की स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों बनी? इस चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे, सर्टेन शेप्स और स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ आगे बात करें तो आगे क्या बात कर सकते हैं हम यहाँ पर? इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करें। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इसमें हमने दो तरह के केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पर। एक होता है इंटर एटॉमिक, जो एटम और एटम के बीच में बनता है, इंटर एटॉमिक,
और एक क्या होता है इंटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक में क्या बात करेंगे हम, आयनिक के बारे में, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक। हाँ, इस एंटर एटॉमिक मतलब एटम्स के बीच में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, H2 Cl2, इनके बीच में HCl हो गया, तो इनके बीच में किस तरह से स्ट्रक्चर बना उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आयंस क्या होता है, आयंस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयंस की शेयरिंग होती है। ठीक है, आयंस एक दूसरे से शेयर होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है, और क्या बनाते हैं यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करें कोवेलेंट की। कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं हम शेयर करते हैं। जैसे एक के पास एक की कमी है, ठीक है, एक की डेफिशिएंसी है, एक के पास एक ज्यादा है, तो क्या करता है, लूज करता है और गेन करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच में क्या करता है, रोटेट करता रहता है इस तरह से। ठीक है, रोटेट करता है, वहां पे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी डिफरेंट तरह की होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आईपीएस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग से नहीं पढ़ने को बोला है, उन्होंने बोला है कोवेलेंट बॉन्ड में ही उसको आप पढ़ें। ओके स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वैसे बात करें तो कोऑर्डिनेट में ये होता है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप एक भिखारी हो, ठीक है, आप भिखारी हैं, सभी में भिखारी बन जाता हूं, आप पैसे वाले हो, मैं गरीब आदमी, तो आप मेरे को क्या दान करोगे अपने बॉन्ड्स। ठीक है, कुछ आपने मेरे को दिया, मेरा खाली कटोरा है, उसमें आप क्या करोगे, कुछ कॉइन क्या करोगे, आप दान कर दोगे, तो वहां पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, उस तरह से बॉन्डिंग होती है कि वो करता है अपने दूसरे जो एटम्स होता है, वो अपने एटम क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, दान कर देता है दूसरे एटम को, तो वहां पे क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग की अंदर बात करें तो मेटल के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, कॉपर की रोड होगी, कॉपर की पतली सी रोड होगी, तो पतली सी रोड के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से कंबाइन हो रखा है, एक दूसरे से बहुत जोर से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो रहा है, बहुत टाइट जुड़े हुए हैं, तो मेटलिक बॉन्डिंग में किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे उस मेटलिक बॉन्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूल के अंदर हम बात करें तो इंटरमॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूल को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होती है वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स भी 5 तरह से डिवाइड की, 5 टाइप्स की। वंडरवॉल फोर्स थोड़ी वीक होती है एज कंपेयर टू इंटर एटॉमिक एटॉम से, जो इंटर मॉलिक्यूल से क्या होती है, कम होती है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये 5 तरह की होती है वंडरवॉल भी, ठीक, 5 तरह की होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को भी 2 तरह से डिवाइड किया हुआ है, इंटर मॉलिक्यूलर और है इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक इंटर मॉलिक्यूलर, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर बेस पे यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बहुत ही डीप लेवल में इस चैप्टर के अंदर जाना है। अगर एक ही चीजें आप सब समझ गए तो इसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप जो अपने जेईई और नीट में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चलना है आपको, बिल्कुल भी आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपने नोट्स बनाते जाइए। मैं बिल्कुल आपको पूरे टॉपिक टू टॉपिक वाइज कवर कंप्लीट करते जाऊंगा, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो अपनी धैर्य बना के रखें, बिल्कुल पढ़ाई करें। ठीक है, इधर उधर ध्यान ना दें, और छोटे छोटे जो लेक्चर्स होते हैं कि 10 मिनट में हम सबको सिखा देंगे, ये सबको सिखा देंगे, 10 मिनट में पूरी केमिकल बॉन्डिंग बता देंगे, तो इस पे बिल्कुल विश्वास ना रखें। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे चलें, इसमें और क्या पढ़ना है हमें। ये
बहुत लंबा चैप्टर है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसमें हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। आज ज्यादा हम कुछ बताएंगे नहीं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या पढ़ेंगे इसमें, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इसके एटम्स के बारे में बात करेंगे, इसके एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कहां से आते हैं, लैटिस एनर्जी से आते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि जब मैं लैटिस एनर्जी पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको लैटिस एनर्जी पे बिल्कुल ध्यान देना है कि क्या होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसमें आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, पेजांस रूल क्या होता है, और कोई टॉपिक्स है इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं। तो पेजांस रूल क्या होता है, पेजांस रूल होता है जैसे कि हमारी आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर भी हमारे कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं अवेलेबल। ठीक है, तो उसके अंदर पोलराइजेशन के थ्रू हम पढ़ेंगे क्या होता है ये। ठीक है, आयंस और कैटायंस के अंदर पोलराइजेशन होता है, पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन के पास, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, पेजांस रूल के अंदर। ओके स्टूडेंट, ठीक, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट के थ्रू। न्यू इक्वल से 0 होता है नहीं होता, वहां पर हम बात करेंगे, किसी बॉन्ड बनती उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और क्या बात करेंगे इस चैप्टर में, और हम बात करें तो हम इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली थ्योरी कौन सी है, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी वीबीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, वैलेंस बैंड थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, जब हमारे लास्ट पेयर, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, खाली रह जाते हैं पेयर में, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पे क्या बनाता है, ये बॉन्ड बना लेता है दूसरे एटम से। जैसे HCl है, तो HCl के अंदर क्या एक बॉन्ड है, क्लोरीन के अंदर क्या है, एक बॉन्ड खाली होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, इसके बाद एक है, और क्लोरीन के पास क्या होता है, 17 होते हैं। लास्ट शेयर में कितने हुए, 5। तो यहाँ क्या होगा, इससे कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से बन रहा है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। और क्या बात करेंगे हम, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे लास्ट शेल है, लास्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पेयर के बीच में रिपल्शन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से रिपल्शन होता है उसके बारे में, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम किस तरह से एस कैरेक्टर अवेलेबल होता है, sp, sp2, ठीक है, sp3, इनके बारे में बात करेंगे। sp2, t2 किस तरह से बने, इनके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर भी, जैसे ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने क्या बोला था, ऑक्सीजन क्या होती है, डायमैग्नेटिक होती है, किसके अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। बट एमओटी के थ्रू, जो एमओटी से प्रूव हुआ, एमओटी ने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन होती है हमारे, ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो एमओटी है, यहाँ पर हमारी क्या चीजें होगी, उल्टी प्रूफ होगी, रॉन्ग प्रूफ होगी, तो ऑक्टेट रूल यहाँ पर फ्लॉप हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज आई, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज बताई कि यहाँ पर भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, उसको किसने सही करा,
वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के थ्रू उसको देखा गया, तो यहाँ पे थ्योरी प्रूव हो गई सही। उसके बाद हाइब्रिडेशन से भी देखा गया, तो हाइब्रिडेशन से भी वो चीजें कुछ और चीजें निकल कर आई। और हमने लास्ट में क्या देखा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे लास्ट शेयर होते हैं, लास्ट शेयर के अंदर भी हमारे अंदर जो शेयर होती है उनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कंबाइन होते हैं, तो हमारे वहाँ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक किस तरह से फॉर्म होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, इससे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आज आप इसको इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है आपको इतनी सी बात समझ ली थी। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।